हेलो फ्रेंड्स, आई वेलकम यू बैक टू दिस चैनल। तो दोस्तों हम लोग VLW की रिवीजन सीरीज़ कर रहे हैं जिसमें कि हमने कुछ इंग्लिश के क्वेश्चन किए हैं, कंप्यूटर के क्वेश्चन किए हैं। आज जो दोस्तों टॉपिक लेके आए हैं वो हम MCQ की फॉर्म में नहीं बल्कि एक स्ट्रेट टॉपिक मेंशन आपके सिलेबस में जो कि है सेंट्रल स्पॉन्सर्ड स्कीम्स। उसमें 3 स्कीम्स मेंशन थी। पहली थी मनरेगा, दूसरी थी स्वच्छ भारत मिशन और तीसरी थी PM आवास योजना। तो दोस्तों ये इंपॉर्टेंट हो जाता है कि जो 3 स्कीम्स मेंशन आपके सिलेबस में इसको हम बहुत अच्छे से डिटेल से पढ़ें। ठीक है, तो आज के लेक्चर में हम ये तीनों सेंट्रल स्पॉन्सर्ड स्कीम्स हैं जो उनको अच्छे से पढ़ेंगे। ठीक है, लेक्चर्स को अपने पूरा देखना है और अगर आपने हमारे पुराने लेक्चर्स नहीं देखे हैं तो आप वहाँ पे जाके प्लेलिस्ट में जाके देख सकते हो। ठीक है, उसका लिंक मैं नीचे डाल दूंगा डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, और हाँ इसकी PDF मैं ना टेलीग्राम में डाल दूंगा, वहाँ से आप देख लेना। बट पूरा लेक्चर पूरा सुनना, बहुत डीप में पढ़ाया है हमने, और कोई भी क्वेश्चन अगर आएगा दोस्तों इन 3 स्कीम्स में इससे बाहर नहीं आ सकता। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो दोस्तों हमारी पहली स्कीम है मनरेगा स्कीम। ठीक है, मनरेगा की फुल फॉर्म है महात्मा गांधी नेशनल रूरल एम्प्लॉयमेंट गारंटी एक्ट 2005। देखिए यही इसकी मनरेगा की ही एब्रीवेशन होगी। देखिए जो दोस्तों ये जो लॉ पास हुआ था इंडियन गवर्नमेंट ने 2005 में पास किया था, जो कि गारंटी देता है राइट टू वर्क इन द रूरल सिटीजन्स ऑफ द इंडिया। ध्यान रखना है, नॉट द अर्बन रूरल सिटीजन। ठीक है, रूरल सिटीजन है उनको राइट टू वर्क प्रोवाइड करता है। इस स्कीम के अंडर गवर्नमेंट एश्योर करती है कि मिनिमम 100 दिन का अनस्किल्ड मैनुअल वर्क मिले ही मिले किसको, टू एन अडल्ट मेंबर ऑफ एन एलिजिबल रूरल हाउस होल्ड। अगर किसी भी रूरल हाउस होल्ड के मिनिमम 100 दिन का काम मिलेगा ही मिलेगा, ये उनका राइट टू वर्क है। अनस्किल्ड मैनुअल वर्क मिलेगा। ठीक है, स्किल्ड नहीं, अनस्किल्ड मैनुअल वर्क। ठीक है, इस स्कीम के अंदर मेन ऑब्जेक्टिव क्या है मनरेगा का, टू प्रोवाइड एम्प्लॉयमेंट टू रूरल सिटीजन एंड इम्प्रूव देयर इकोनॉमिक कंडीशन। ठीक है दोस्तों, मनरेगा सेंट्रल स्पॉन्सर स्कीम होती है। सबसे पहले समझिए सेंट्रल स्पॉन्सर स्कीम कौन सी होती है। ये जो स्कीम होती है ना, ये सेंटर और स्टेट के बीच में इनके शेयरिंग होती है। ठीक है, सेंटर और शेयरिंग के बीच में, यानी कि जो फंडिंग, यानी कि स्कीम को इम्प्लीमेंट करने के लिए जो पैसे लगेंगे दोस्तों, जो फंडिंग होगी उसका कुछ हिस्सा सेंटर देता है, कुछ हिस्सा उसका स्टेट देता है। यूजुअली जो रेशियो होती है वो 60-40 की रेशियो होती है और 90-10 की रेशियो होती है। 60-40 की जो रेशियो होती है वो नॉर्मल होती है कोई भी सेंट्रल स्टेट के साथ, और जो 90-10 की रेशियो होती है वो हमारी नॉर्थ ईस्ट स्टेट्स होगी और हमारी जो स्पेशल स्टेट्स होते हैं उनके बीच में होती है। ठीक है, और 100% तो जो यूटीज होती हैं वहाँ पे होता है। ठीक है, तो सेंट्रल स्पॉन्सर स्कीम का ये मतलब होता है दैट इज द स्कीम इज जॉइंटली फंडेड बाय द सेंट्रल एंड द स्टेट गवर्नमेंट। ठीक है, मिनिस्ट्री कौन सी है जो इसको इम्प्लीमेंट करती है, इट इज मिनिस्ट्री ऑफ द रूरल डेवलपमेंट। ओके, चलिए आगे देखते हैं। दोस्तों प्रोविजन क्या है मनरेगा के, पहला है एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया, यानी कि कौन इसमें एलिजिबल है। पहला है सबसे पहले वो सिटीजन ऑफ इंडिया होना चाहिए। दूसरा है वो 18 साल का होना चाहिए। ठीक है, तीसरा है रूरल हाउस होल्ड होना चाहिए। मैंने अब बताया आपको ये रूरल हाउस होल्ड के लिए, ना कि अर्बन। और फोर्थ है ही शुड बी विलिंग टू डू अनस्किल्ड वर्क। अच्छा, अनस्किल्ड वर्क क्या होता है, जैसे आप मैनुअल लेबर हो ना, मजदूर वगैरह हो गए, सिंपल ऐसे मिट्टी उठाना, रखना, मजदूरी करना, सीमेंट वगैरह मिलाना, ये सारे अनस्किल्ड वर्क होते हैं। इनमें आपको स्किल्ड नहीं चाहिए होती, तो सिर्फ वही अनस्किल्ड वर्क ही मिलते हैं इनको। ठीक है, और देखिए कोई भी रूरल, ऐसा नहीं है कि सिर्फ BPL वालों को मिलता है, नहीं, ये अब मत रखिएगा। कोई भी काम हो ना, कोई भी रूरल हाउस होल्ड हो, वो सब इसके लिए एलिजिबल हैं। ठीक है, आगे देखिए गारंटीड एम्प्लॉयमेंट। मनरेगा आपको 100 दिन का गारंटी रोजगार प्रोवाइड करता है, अनस्किल्ड एम्प्लॉयमेंट टू ऑल द रूरल सिटीजन्स एट द गवर्नमेंट एट मिनिमम वेज। ठीक है, जितना मिनिमम यानी कि गवर्नमेंट ने प्रिस्क्राइब किया है मिनिमम वेजेस अकॉर्डिंग टू मिनिमम वेजेस एक्ट ऑफ 1948, उसके हिसाब से आपको मिनिमम वेज मिलेगी। तीसरा है अनएम्प्लॉयमेंट अलाउंस। दोस्तों अगर आपको 15 दिन के अंदर अंदर रोजगार नहीं मिला है तो आपको एक अनएम्प्लॉयमेंट अलाउंस मिलता है। वो अलाउंस कितना होता है, 1/4 ऑफ द मिनिमम वेज फॉर द फर्स्ट 30 days एंड हाफ फॉर द फॉलोइंग पीरियड। यानी कि अगर आपको 100 रुपया मिलता है और आपको 15 दिन के अंदर अंदर मनरेगा में अंदर काम नहीं मिला तो 100 का 1/4 कितना होता है, 25। तो पहले 30 दिनों के लिए आपको 25 रुपये तो मिलेंगे, और अगर 30 दिन के बाद भी आपको काम नहीं मिलता है तो आपको फिर 50 रुपये मिलेंगे। ठीक है, ये अनएम्प्लॉयमेंट अलाउंस है अंडर द मनरेगा। चलिए और क्या प्रोविजन है इसके, सोशल ऑडिट होता है। सोशल ऑडिट में क्या होता है, हम एक स्कीम को प्रॉपर मतलब मेज़र करते हैं कि अच्छा इस स्कीम का कितना टारगेट था, इसने कितना अचीव किया, कितना इसका रहा है, अगर रहा तो क्यों नहीं अचीव किया, तो ये स्कीम अच्छी जा रही है कि बुरी जा रही है, पैसे हमारे प्रॉपरली जो हमने सैंक्शन किया है फंड वहाँ पे खर्च हो रहे हैं कि नहीं हो रहे हैं, तो इसको पूरा सोशल ऑडिट कहते हैं। ठीक है, ये सोशल ऑडिट इज ए पावरफुल टूल्स फॉर द सोशल ट्रांसफॉर्मेशन, कम्युनिटी पार्टिसिपेशन एंड गवर्नमेंट अकाउंटेबिलिटी। जो सेक्शन 17 है ना मनरेगा एक्ट की, वो मैंडेट करती है कि सोशल ऑडिट भी हुआ करेगा इस स्कीम का। ठीक है, ये सोशल ऑडिट होता है। आगे सो प्रेफरेंस ऑफ एम्प्लॉयमेंट नियर द रेसिडेंस।
जो आपको वर्क प्रोवाइड किया जाता है वो आपके घर से 5 किलोमीटर के रेडियस के अंदर ही दिया जाता है, ये यानी कि कोशिश की जाती है। और अगर दूर मिले तो ट्रैवल अलाउंस भी प्रोवाइड किया जाता है अगर इस रेडियस के बियॉन्ड मिलता है काम आपको, ठीक है। आगे आगे डिसेंट्रलाइज प्लानिंग। दोस्तों अगर किसी भी गांव में किसी भी रूरल एरिया में क्या काम होना है, यानी कि सड़क बननी है, वेल बनना है, ट्यूबवेल बनाना है, बिल्डिंग बननी है, कोई ब्रिज बनाना है, इसका काम कौन देखता है? पंचायती राज इंस्टीट्यूशन, ठीक है, ये सैंक्शन करते हैं। इट इज़ डिसेंट्रलाइज प्लानिंग, ध्यान रखना है आपको, इट इज़ नॉट सेंट्रलाइज, इट डिसेंट्रलाइज, ये यहाँ पे ट्रिकी है, पूछ सकते हैं, ठीक है। डिसेंट्रलाइज प्लानिंग होती है, पंचायती राज इंस्टीट्यूशन डिसाइड करते हैं कि हमने कौन सा काम करवाना है, कौन सा नहीं करवाना है, ठीक है। इस पॉइंट में यही लिखा है। PRI take the lead role in planning, implementing and monitoring the allocated and executing work। ग्राम सभा के पास अथॉरिटी होती है टू सजेस्ट वर्क, और उनको रिक्वायर होता है कि वो एटलीस्ट हाफ ऑफ द वर्क वो कैरी करें, ठीक है। तो जो इम्प्लीमेंटिंग एजेंसीज हैं वो रिस्पॉन्सिबल होती हैं किसके लिए? टू प्रोवाइड द प्रॉपर वर्किंग कंडीशन, मेडिकल फैसिलिटी और कंपनसेशन के लिए, ठीक है, जो रूरल यानी कि जो लोग वहाँ पे काम कर रहे होते हैं। पेमेंट होती है ना, जो दोस्तों जो यहाँ पे इनको काम करते हैं जो लोग, उनको जो पेमेंट होती है वो वीकली बेसिस पे मिलती है। एंड इट कैन नॉट बी डिलेड फॉर मोर देन 15 डेज, 15 दिन से ज़्यादा डिले नहीं किए जा सकते। और अगर डिले होती है फिर उनको कंपनसेशन मिलती है डिलेस के लिए, ठीक है। तो कंप्लेंट्स कैन बी एंड मस्ट बी एड्रेस 7 डेज। अगर कोई मैनुअल वर्कर जो वहाँ पे काम कर रहा है, अगर उसको कोई शिकायत है तो उसकी शिकायत 7 दिन के अंदर अंदर सॉल्व करनी चाहिए, ओके, ठीक। चलिए आगे, ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, आपको याद रखना है। जो मनरेगा है ये आपके लीगल राइट है, ठीक है, आपको लीगल राइट प्रोवाइड करता है कि एम्प्लॉयमेंट जितने भी अडल्ट मेंबर हैं हाउस होल्ड के, उन सबको लीगल राइट प्रोवाइड करता है मनरेगा, ओके। इसमें क्या होता है? वुमेन एम्पावरमेंट भी होती है, यानी कि जितने भी अगर सपोज 100 लोग हैं दोस्तों, इसका जो 1/3 होगा, यानी कि ऑलमोस्ट 33, एटलीस्ट 1/3 ऑफ द बेनिफिशियरी शुड बी वुमेन, और इनमें से जो 33 होंगी वो वुमेन ही होनी चाहिए। इसकी वजह से क्या है? वुमेन एम्पावरमेंट होती है, वुमेन को फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस मिलता है, वो अपने डिसीजन खुद ले सकती है। अगर वुमेन को फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस मिले तो दोस्तों वो डिसीजन अपने अच्छे से ले सकती है, मैनेज कर सकती है, ठीक है। इसलिए 1/3 भी बेनिफिशियरीज वुमेन होती हैं इसमें। आगे क्या? स्टैट्यूटरी लिमिट, जो हमने पहले बताया आपको, जो वेजेस होती हैं ना जो मैनुअल लेबर को मिलेगी, वो मिनिमम वेजेस एक्ट 1948 के अंदर मिलेगी। यानी कि अगर किसी स्टेट ने अंदर प्रिस्क्राइब किया है कि कोई भी एक दिहाड़ी, यानी कि हम लोकल लैंग्वेज में बोलते हैं, कोई भी एक दिहाड़ी की वैल्यू 200 रुपये है तो उनको 200 रुपये ही मिलेगा, ठीक है, अंडर मिनिमम वेजेस एक्ट 1948। ये इतने मिनिमम वेज इनको मिलनी ही मिलनी है। आगे सपोर्टिंग पंचायत, जो ग्राम सभा है, दे मस्ट रिकमेंड द वर्क्स दैट आर टू बी अंडरटेकन एंड एटलीस्ट 50% ऑफ द वर्क्स मस्ट बी एग्जीक्यूटेड बाय देम। यानी कि जो ग्राम सभा है दोस्तों, एक तो मैंने बोला आपको वो रिकमेंड करेंगे क्या काम करना है, और उनमें से एटलीस्ट 50% ऑफ द वर्क है वो उनके द्वारा एग्जीक्यूट किया जाएगा, ग्राम सभा के द्वारा, ठीक है। यानी कि देखना, मॉनिटर करना, और ग्राम सभा में जो लोग होंगे वहाँ पे जो वोटर बने होंगे वही उनको प्रोवाइड करेंगे, ठीक है। 50% ऑफ द वर्क्स मस्ट बी एग्जीक्यूटेड बाय देम। आगे आगे ट्रांसपेरेंसी एंड अकाउंटेबिलिटी, मनरेगा ट्रांसपेरेंसी और अकाउंटेबिलिटी भी प्रोवाइड करती है। कैसे? बाय द यूज़ ऑफ द बायोमेट्रिक टूल्स एंड ट्रांसपेरेंट कंप्लेंट रिड्रेसल मैकेनिज्म। यानी कि अगर कहीं पे कोई प्रोजेक्ट चल रहा है, वहाँ पे एक बायोमेट्रिक टूल होगा, वहाँ पे देखा जाएगा कि कोई वर्कर जो आ रहा है वो अपने बायोमेट्रिक आइडेंटिफिकेशन का अंगूठा लगा रहा है, ठीक है। बायोमेट्रिक टूल से सब आइडेंटिफाई होते हैं ताकि कोई धांधलेबाजी ना हो सके इसमें, ठीक है। और एक कंप्लेंट रिड्रेसल मैकेनिज्म भी प्रॉपर होते हैं, ठीक। चलिए दोस्तों, अभी देखते हैं कि मनरेगा टाइम के साथ कैसे इवॉल्व की है। अभी किसी भी गिवन डे में तकरीबन 15 मिलियन जो लोग हैं, पीपल वर्क अंडर द प्रोग्राम एट 1.4 मिलियन साइट। अभी तक दोस्तों 15 मिलियन लोग हैं जो एक दिन में मनरेगा के अंदर काम करते हैं 1.4 मिलियन साइट्स के अंदर, ठीक है। जब से मनरेगा इम्प्लीमेंट हुई है, यानी कि तकरीबन 15 साल के इम्प्लीमेंटेशन के बाद इसने 31 बिलियन पर्सन डेज को एम्प्लॉयमेंट दिया है, यानी कि 31 बिलियन जो लोग हैं उनको रोजगार दिया है। और गवर्नमेंट ने तकरीबन 6.4 लाख करोड़ रुपए इस पे स्पेंड किया है, डिमांड ड्रिवन जो इस प्रोग्राम है ना इस पे स्पेंड किया है, ठीक है। 6.4 लाख करोड़। स्कीम ने सेवरल टेक्नोलॉजिकल टूल्स भी इंट्रोड्यूस किए हैं, जैसे कि ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन। किसी अगर मैनुअल वर्कर ने इस स्कीम के अंदर काम करना, उसकी ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन करनी पड़ती है। इलेक्ट्रॉनिक फंड ट्रांसफर, यानी कि सीधा बैंक में ट्रांसफर किए जाता है, उनकी जो दिहाड़ी होती है, ठीक है, सीधा उनके बैंक में। एंड जियो टैगिंग थ्रू द मोबाइल ऐप्स टू मेक द इम्प्लीमेंटेशन मोर ट्रांसपेरेंट एंड एफिशिएंट, ओके। देखिए दोस्तों, नेशनल मोबाइल मॉनिटरिंग सॉफ्टवेयर ऐप यानी कि NMMS ऐप, इट वॉज मेड मैंडेटरी इन जनवरी 2023। इट डिमांड्स ऑनलाइन अटेंडेंस फ्रॉम एम्प्लॉयज ट्वाइस अ डे। यानी कि अगर कोई वर्कर आ रहा है वहाँ पे, उसको इस ऐप के थ्रू रजिस्ट्रेशन करनी पड़ेगी। एक टाइम वो जब वो आएगा मॉर्निंग में काम करने के लिए, और एक टाइम वो जब वो जाएगा।
अल्टीमेटली पूरा पर्पस क्या है, टेक्नोलॉजी की हेल्प से हम स्कीम को बहुत ज़्यादा ट्रांसपेरेंट एफिशिएंट कर सकें, ठीक है, एफिशिएंसी बढ़ सके, प्रोडक्टिविटी इंक्रीज हो सके स्कीम की। और ये जो मनरेगा स्कीम है ये दूसरे प्रोग्राम है जैसे कि हो गए नेशनल रूरल लाइवलीहुड मिशन, प्रधानमंत्री आवास योजना, स्वच्छ भारत मिशन, इनके अंदर कन्वर्जेंस के साथ हो गए, यानी कि इनमें से अगर कोई प्रोजेक्ट सैंक्शन होगा वो मनरेगा के साथ से भी बन के होगा, ठीक है। जैसे स्वच्छ भारत मिशन में हमको टॉयलेट बनाने हैं तो वो भी हमारा इसके साथ कन्वर्जेंट हो जाता है मनरेगा, वो स्कीम भी हम मनरेगा के अंदर आ जाती है वो वाला प्रोजेक्ट। ओके, चलिए आगे देखते हैं दोस्तों। सिग्निफिकेंस क्या है मनरेगा की, पहला इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट होता है, ठीक है। मनरेगा हैज़ हैव टू इम्प्रूव द इंफ्रास्ट्रक्चर एंड नेचुरल रिसोर्स बेस ऑफ द रूरल पुअर विच हैज़ अ पॉजिटिव इंपैक्ट ऑन द इन्वायरमेंट, ठीक है। इंफ्रास्ट्रक्चर बनाना उसका होता है सिग्निफिकेंस। दूसरा क्या, कंपनसेटिंग इनकम लॉस। दोस्तों जब कोविड-19 के लॉकडाउन के टाइम में मनरेगा ने हेल्प किया था तकरीबन 20 से 80% ऑफ द इनकम लॉस, ठीक है, यानी कि जो 20 से 80% इनकम लॉस हुई थी उसको कंपनसेट किया था मनरेगा ने ड्यूरिंग द कोविड टाइम। माइग्रेशन रूरल एरिया में ना ये माइग्रेशन नहीं होने देता है, यानी कि अगर आपको आपके घर के पास ही रोज़गार मिलता है तो आप सिटी एरिया में क्यों जाओगे, तो इसकी वजह से क्या आप अपनी फैमिली को टाइम दे सकते हो, आप अपने यानी कि जो किड्स हैं जो बच्चे हैं उन पे अच्छा फोकस कर सकते हो और आप अपना और भी लोकल अपना सोशल सर्कल बढ़ा सकते हो, ठीक है। क्योंकि अगर आप नई जगह जाते हो वहाँ पे दोस्तों ख़राब कंडीशन में रहना पड़ता है, आपकी नेगोशिएटिंग पावर नहीं होती है, कंपनसेशन आपको ऐप नहीं मिलता है, आपको एक्सप्लॉयटेशन हो सकती है, ठीक है, एक टाइप की इंस्टेबिलिटी रहती है और इनसिक्योरिटी भी रहती है। तो अगर आपको घर पे के पास से काम मिले तो वो ज़्यादा बेटर है, तो इसकी वजह से माइग्रेशन जो होती है वो अर्बन एरिया में प्रिवेंट करता है। आगे आगे लाइवलीहुड, इट सीक्स टू इम्प्रूव द लाइवलीहुड्स ऑफ द रूरल पुअर एंड क्रिएट ड्यूरेबल एसेट्स सच एज वेल्स, पोन्स, रूरल रोड्स एंड कनाल्स। आगे आगे राइट्स बेस्ड अप्रोच, पिछली जो एम्प्लॉयमेंट गारंटी स्कीम थी ना उनकी तरह नहीं, द एक्ट एम्स टू कॉम्बैट पॉवर्टी थ्रू ए राइट बेस्ड अप्रोच गिविंग सिटीजन लीगल राइट टू वर्क। जैसे आपको बताया लीगल राइट प्रोवाइड करता है जिसकी वजह से लोग एक्चुअली काम मांग सकते हैं, ठीक है। चलिए अभी देखिए दोस्तों 2023-24 में जो बजट सैंक्शन हुआ था ना उसमें 60,000 करोड़ दिया गया था मनरेगा स्कीम को, ठीक है, जो कि 18% कम है पिछले साल, यानी कि 2022-23 में जो दिया गया था 73,000 करोड़ दिया गया था, ठीक है। इसका ये मतलब है कि थोड़ा सा ना गवर्नमेंट इस बार थोड़ा सा फोकस कम किया है मनरेगा पे, ठीक है। 60,000 करोड़ सैंक्शन हुआ है, ध्यान रखना आपको, इन 2023-24, ठीक है। फिजिकल ये 2022-23 में 99.81% रूरल हाउस होल्ड को वेज एम्प्लॉयमेंट मिली थी, ठीक है। ओके, मनरेगा ने 389 करोड़ पर्सन डेज ऑफ एम्प्लॉयमेंट जनरेट किया था 2020-21 में और 363 करोड़ इन 2021-22 में, इतने लोगों को इन्होंने एम्प्लॉयमेंट मिली थी, ठीक है। आप समझ रहे हो 125 करोड़ तो हमारी पॉपुलेशन है, तो ये कैसे दोस्तों, क्योंकि बार बार आप काम कर सकते हो ना इसमें, अगर एक प्रोजेक्ट हो गया दूसरे प्रोजेक्ट के लिए आप फिर से अप्लाई कर सकते हो, उस बेसिस पे मैं कह रहा हूँ, ठीक। चलिए ये स्कीम हमारी मनरेगा की होगी फिनिश, ठीक है। आगे आगे देखते हैं दोस्तों। इट इज़ प्रधानमंत्री आवास योजना, इसके दो डायमेंशन है, एक अर्बन के लिए है एक रूरल के लिए है, ठीक है। प्रधानमंत्री आवास योजना आपके सिलेबस में मेंशन है, इसके दो सेग्रीगेशन होते हैं, एक अर्बन के लिए होता है और एक दोस्तों रूरल के लिए होते हैं। पहला हम अर्बन के लिए पढ़ेंगे, ठीक है। पीएम आवास योजना इसको लॉन्च किसने किया है, मिनिस्ट्री ऑफ हाउसिंग एंड अर्बन पॉवर्टी एलिवेशन 2015 में लॉन्च किया गया था। किसने किया था, मिनिस्ट्री ऑफ हाउसिंग एंड अर्बन पॉवर्टी एलिवेशन। प्रोविजन क्या है दोस्तों, हाउसिंग फॉर ऑल, 2022 तक सबको हाउसिंग प्रोवाइड करना व्हेन नेशन कंप्लीट 75 ऑफ ईयर्स इंडिपेंडेंस। 2022 में जब नेशन हमारा 75 ईयर्स इंडिपेंडेंस कंप्लीट करेगा तब तक सबके लिए हाउस प्रोवाइड करना, ठीक है। मिशन सीक्स टू एड्रेस द हाउसिंग रिक्वायरमेंट अर्बन पुअर इंक्लूडिंग स्लम ड्वेलर्स थ्रू फॉलोइंग प्रोग्राम, यानी कि जो अर्बन एरिया में जो पुअर लोग रहते हैं और जो गरीब लोग रहते हैं और स्लम में रहते हैं उनको घर प्रोवाइड करना, ठीक है। दैट इज द सिंपल पर्पस ऑफ आवास योजना अर्बन। 4 प्रोग्राम वर्टिकल हैं दोस्तों इनके, क्या है, स्लम रिहेबिलिटेशन ऑफ स्लम ड्वेलर विद द पार्टिसिपेशन ऑफ प्राइवेट डेवलपर यूजिंग लैंड एज ए रिसोर्स, यानी कि विद द हेल्प ऑफ द प्राइवेट सेक्टर के साथ स्लम की रिहेबिलिटेशन करनी, यानी कि अगर स्लम है उसको उखाड़ना, उसकी जगह नई बिल्डिंग वगैरह बनानी और उसी बिल्डिंग को सैंक्शन करके फर्दर जो लोग वहाँ पे रहते हैं उन्हीं को देना, ठीक है। आगे आगे प्रमोशन ऑफ अफोर्डेबल हाउसिंग फॉर वीकर सेक्शन थ्रू क्रेडिट लिंक सब्सिडी, जिनके घर ऑलरेडी बने हुए हैं जो वीकर सेक्शन के लोग हैं उनके लिए हाउसिंग प्रोवाइड करना, ताकि अगर वो लोन लें इसमें सब्सिडी वगैरह काफ़ी दी जाए उनको, ठीक है। आगे आगे अफोर्डेबल हाउसिंग इन पार्टनरशिप विद पब्लिक एंड प्राइवेट सेक्टर, पब्लिक और प्राइवेट सेक्टर दोनों कोलैबोरेट करके अफोर्डेबल हाउसिंग बनाएंगे अर्बन पुअर के लिए। और आगे सब्सिडी फॉर द बेनिफिशियरी लेड इंडिविजुअल हाउस कंस्ट्रक्शन और इन्हेंसमेंट, ओके, ठीक है। चलिए इसके आगे देखते हैं जी। अच्छा दोस्तों इसमें बेनिफिशियरीज कौन से होंगे पीएम आवास योजना अर्बन में,
सबसे पहले आपको तो इतना हो गया ना कि अर्बन पुअर तो होंगे ही होंगे, इंक्लूडिंग स्लम ड्वेलर्स। उसके अलावा कौन से होंगे, कुछ कैटेगरीज बनी हुई है। पहला बेनिफिशियरी होगा इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन। इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन कौन होता है, जिसकी इनकम 3 लाख होती है सालाना, ठीक है। जो इनकम 3 लाख के लिए सालाना होगा ना, उसको ईडब्ल्यूएस करेंगे, ये बेनिफिशियरी होगा। दूसरा गया लो इनकम ग्रुप। वो किसकी दोस्तों, लो इनकम ग्रुप कौन से होते हैं, जो 3 से 6 लाख रुपए पर साल का कमा रहे हैं, वो लो इनकम ग्रुप होते हैं। और मिडिल इनकम ग्रुप कौन से होते हैं, जो 6 से 18 लाख रुपए कमा रहे हैं, ठीक है। इनकी एनुअल इनकम, तो बेनिफिशियरीज कौन से हो गए, ईडब्ल्यूएस सेक्शन, लोअर इनकम ग्रुप और मिडिल इनकम ग्रुप, ठीक है। इनकी हमने सैलरी वगैरह दे दी है कि इनका एनुअल टर्नओवर इतना होना चाहिए, 3 लाख, 6 लाख और 6 से 18 लाख। आगे आगे दोस्तों, ईडब्ल्यूएस जो कैटेगरी है ऑफ द बेनिफिशियरीज, इट इज़ एलिजिबल इन असिस्टेंस इन ऑल 4 वर्टिकल्स ऑफ द मिशन, वेयर एज LIG and MIG categories are eligible under only credit linked subsidy scheme component of the mission। आगे हम ना 4 पिलर पढ़ेंगे इसके। तो जो EWS स्कीम है ना, जो यानी कि जो सबसे कम पैसे कमा रहे हैं दोस्तों, वो सारे के जो 4 पिलर हैं सबके लिए एलिजिबल हैं। लेकिन जो आगे 2 कैटेगरीज आगे LIG और MIG, वो सिर्फ क्रेडिट लिंक सब्सिडी स्कीम, यानी कि क्रेडिट लिंक सब्सिडी स्कीम वाला जो कॉम्पोनेंट सिर्फ उसी के लिए एलिजिबल है, ठीक है। और क्या है वो हम आगे पढ़ेंगे, ठीक है। ए बेनिफिशियरी फैमिली विल कंप्राइज, जो बेनिफिशियरी की फैमिली होगी इसमें कौन कौन इंक्लूड होगा, हस्बैंड होगा, वाइफ, अनमैरिड सन और अनमैरिड डॉटर्स, ठीक। बेनिफिशियरी फैमिलीज के पास कौन बेनिफिशियरीज होंगे, उनके पास एक पक्का घर नहीं होना चाहिए, या तो उसके नाम पर या फैमिली के किसी और मेंबर के नाम पर उनके पास पक्का घर नहीं होना चाहिए, किसी भी भारत के किसी भी हिस्से में, ताकि उनको अगर सेंट्रल असिस्टेंस चाहिए, ठीक है। बेनिफिशियरी फैमिली के पास पक्का घर नहीं होना चाहिए, या तो उसके नाम पर या उसकी फैमिली के नाम पर। उसकी फैमिली कौन कौन से आते हैं, हस्बैंड, वाइफ, अनमैरिड सन, अनमैरिड डॉटर्स, ओके, ठीक है। टोटल हाउसिंग शॉर्टेज इन विजन टू बी एड्रेस टू द न्यू मिशन 20 मिलियन, तकरीबन 20 मिलियन की शॉर्टेज है, वो इस स्कीम के थ्रू एड्रेस किया जाएगा। हाँ अभी हम बोल रहे हैं इसके 4 पिलर हैं, 4 वर्टिकल्स हैं आवास योजना के। कौन से हैं दोस्तों, पहला है इन सेटू स्लम रीडेवलपमेंट ISSR। इसमें क्या है दोस्तों, इन ऑर्डर टू प्रोवाइड हाउसेज टू द क्वालिफाइड स्लम ड्वेलर्स, दिस वर्टिकल वुड बी एग्जीक्यूटेड विद द आइडिया ऑफ लैंड एज ए रिसोर्स विद प्राइवेट सेक्टर पार्टिसिपेशन। प्राइवेट सेक्टर की पार्टिसिपेशन के साथ वहीं पे स्लम रीडेवलपमेंट किया जाएगा। जैसे मैंने आपको बताया झुग्गियाँ वगैरह होती है, स्लम एरिया को साफ किया जाएगा, वहाँ पे बिल्डिंग वगैरह बनाई जाएंगी और उन्हीं को दे दी जाएंगी, ठीक है, विद लैंड एज ए रिसोर्स, ओके। ये पहला पिलर आ गया। दूसरा वाला आ गया अफोर्डेबल हाउसिंग थ्रू क्रेडिट लिंक सब्सिडी स्कीम। हमने बताया ना LIG और MIG सिर्फ इस कंपोनेंट के लिए एलिजिबल हैं, बाकी पहला, दो, तीसरा, चौथा EWS इस सारे के लिए एलिजिबल है, ठीक है। देखिए, द फॉलोइंग इंटरेस्ट सब्सिडीज आर अवेलेबल टू EWS, LIG एंड MIG बेनिफिशरीज हु अप्लाई फॉर हाउसिंग लोन्स फ्रॉम द बैंक्स, हाउसिंग फाइनेंस कंपनीज और अदर सिमिलर ऑर्गेनाइजेशन फॉर द पर्पस ऑफ परचेजिंग, बिल्डिंग और इम्प्रूविंग होम्स, ओके। तो इसमें अगर आपने घर बनाने के लिए लोन चाहिए तो आपको सब्सिडी मिलती है। कितनी सब्सिडी मिलती है, देखिए, लोन की 6.5% मिलती है आपको 6 लाख के लिए, 4% मिलती है अगर आपको 9 लाख का लोन चाहिए, और 3% मिलती है अगर आपको 12 लाख का लोन चाहिए, ठीक है। इतनी सब्सिडी आपको प्रोवाइड की जाएगी डिपेंडिंग अपॉन विच कैटेगरीज यू आर बिलोंगिंग। दिस मच सब्सिडी विल बी प्रोवाइडेड टू यू सो दैट यू कैन मेक योर ओन हाउस, ठीक है। तीसरा कंपोनेंट आ गया अफोर्डेबल हाउसिंग थ्रू पार्टनरशिप। अ प्रोजेक्ट फॉर अफोर्डेबल हाउसिंग में इंक्लूड ए मिक्स ऑफ होम्स इन वेरियस कैटेगरीज, बट इट विल ओनली बी क्वालिफाइड फॉर सेंट्रल असिस्टेंस इफ एटलीस्ट 35% ऑफ द प्रोजेक्ट होम फॉल अंडर द EWS कैटेगरी। अच्छा, इस स्कीम के अंदर क्या होगा, इस कंपोनेंट के अंदर एक ना अफोर्डेबल हाउसिंग प्रोवाइड की जाएगी, जिसमें कि मिक्स कैटेगरी हो, यानी कि LIG, MIG, EWS भी हो सकते हैं। बट कंडीशन ये है कि इस स्कीम के अंदर तकरीबन 35% जो घर होंगे वो EWS को मिलने चाहिए, फिर आप इस स्कीम के अंदर, इस कंपोनेंट के अंदर उसको इम्प्लीमेंट कर सकते हो, ठीक है। 35% जो प्रोजेक्ट का घर यानी कि होम होंगे वो EWS कैटेगरी के नाम होने चाहिए। अगर लास्ट आ गया दोस्तों बेनिफिशियल लेड इंडिविजुअल हाउस कंस्ट्रक्शन। इसमें क्या होगा, एलिजिबल हाउस होल्ड फ्रॉम EWS कैटेगरीज, उनको सेंट्रल असिस्टेंस दी जाती है तकरीबन 1.5 लाख पर EWS ड्वेलिंग फॉर होम बिल्डिंग और इम्प्रूवमेंट। अगर EWS की किसी फैमिली ने अगर रिकंस्ट्रक्शन करनी हो, रेनोवेट करना हो, उनको 1.5 लाख की सब्सिडी भी प्रोवाइड की जाती है, ठीक है, स्कीम के अंदर। चलिए, कवरेज एंड ड्यूरेशन क्या है, ऑल 4041 स्टैट्यूटरी रिटर्न्स एज पर सेंसस 2011 विद फोकस ऑन 500 क्लास 1 सिटीज वुड बी कवर्ड इन 3 फेज, ठीक है। पहले फेज में जो कि 2015 से 17 तक चला था, इसमें 100 सिटीज़ कवर करनी थी, ठीक है। फेज़ 2 में 2017 से 2019 चला है, इसमें 200 एडिशनल सिटीज़, और फेज़ 3 जो 2019 से मार्च 2022 तक, इसमें से जितनी सिटीज़ रिमेनिंग होगी वो सारी कवर करनी थी, ठीक है। प्रोग्रेस क्या है दोस्तों, अभी करंट प्रोग्रेस क्या है, 31 मार्च 2022 तक तकरीबन
1.23 करोड़ हाउसेज जो हैं वो सैंक्शन हो चुके हैं, जिसमें कि 58.1 लाख हाउसेज हैं वो कंप्लीट और डिलीवर भी हो चुके हैं। ठीक है, 1.23 करोड़ टोटल सैंक्शन हुए, जिसमें से 58 लाख बन के भी हो गए और डिलीवर भी कर दिया। ठीक है, 16 लाख जो हाउसेज हैं उनको न्यू टेक्नोलॉजीज़ के थ्रू बनाया जा रहा है, और जो हाउस इज़ टू बी अलाउड इन द नेम ऑफ अडल्ट फीमेल मेंबर और इन जॉइंट नेम, एंड ऑल हाउसेज हैव टॉयलेट फैसिलिटी होगी, ड्रिंकिंग वाटर पावर सप्लाई होगा। ठीक है, अडल्ट फीमेल मेंबर के नाम पे हाउस दिया जाएगा। ओके, अलाउड उनको किया जाएगा। चलिए आगे देखते हैं। तो दोस्तों कुछ इनिशिएटिव स्टार्ट हुए थे प्रधानमंत्री आवास योजना अर्बन के अंदर। पहला है अफोर्डेबल रेंटल हाउसिंग कॉम्प्लेक्सेस। इसमें है कि कुछ लोग जैसे रूरल एरिया से अर्बन एरिया में माइग्रेट होते हैं, वहाँ पे उनको झुग्गियों वगैरह में रहना पड़ता है, तो इस स्कीम के अंदर बहुत ही मिनिमम रेंट के अंदर उनके लिए घर बनाए जाएंगे और उनको उसमें शिफ्ट किया जाएगा। ठीक है, अफोर्डेबल रेंटल हाउसिंग कॉम्प्लेक्सेस, ये इसका मतलब है। इट इज़ ए सब स्कीम ऑफ द पीएम आवास योजना अर्बन इनिशिएटेड बाय द मिनिस्ट्री ऑफ हाउसिंग एंड अर्बन अफेयर्स। ठीक है, इट विल मेक इट ईजियर फॉर अर्बन माइग्रेंट्स एंड डिसएडवांटेज इन द इंडस्ट्रियल सेक्टर एंड इनफॉर्मल अर्बन इकोनॉमी टू सिक्योर चीप रेंटल हाउसेज टू देयर प्लेस ऑफ द एम्प्लॉयमेंट, जैसे आपसे बात की। ठीक है, दूसरा है ग्लोबल हाउसिंग टेक्नोलॉजी चैलेंज। इसमें दोस्तों गवर्नमेंट ना कुछ टेंडर वगैरह निकालती है, कुछ प्रोजेक्ट निकालती है और बोलती है कुछ नई टेक्नोलॉजी से हम घर बनाएं। ठीक है, इसका यही मतलब है इस कंपोनेंट का, कोई नई टेक्नोलॉजी से नए घर बनाने। ठीक है, इट वॉज स्टार्टअप बाय मिनिस्ट्री ऑफ हाउसिंग एंड अर्बन अफेयर। एम क्या है इसका, टू फाइंड एंड यूज अ वैरायटी ऑफ कटिंग एज बिल्डिंग टेक्नोलॉजीज फ्रॉम द वर्ल्ड फॉर द हाउसिंग कंस्ट्रक्शन सेक्टर दैट आर सस्टेनेबल, इन्वायरमेंटली फ्रेंडली एंड डिसास्टर रेसिस्टेंट। ठीक है, ओके चलिए आगे देखते हैं। और इसी के अंदर से एक CLS आवास पोर्टल यानी कि क्लैप पोर्टल भी लॉन्च हुआ था। ये एक वेब बेस्ड मॉनिटरिंग सिस्टम है जहाँ पे जितने भी स्टेक होल्डर हैं, यानी कि हमारी जो मिनिस्ट्री आ गई, सेंट्रल नोडल एजेंसीज आ गई, प्राइमरी लैंडिंग इंस्टीट्यूशन की बैंकिंग होगी, हाउसिंग फाइनेंस कंपनीज होंगी, बेनिफिशरीज होंगे, सिटीजन्स होंगे, उन सबको इंटीग्रेट किया जाता है एक रियल टाइम सेटिंग में। जो प्लेटफॉर्म है वो स्ट्रीमलाइन करता है जितनी भी एप्लीकेशन प्रोसेस होंगी और इनेबल करता है बेनिफिशरीज को कि वो उनके स्टेटस की जो सब्सिडीज़ का जो स्टेटस है उसको चेक कर सकें, उसको मॉनिटर कर सकें। ठीक है, और जो CLSS पोर्टल है ये अभी उमंग प्लेटफॉर्म के साथ भी इंटीग्रेट हो गया हुआ है। ओके ठीक है, चलिए तो दोस्तों हमने PM आवास योजना अर्बन तो पढ़ ली, अभी ग्रामीण जो दूसरा कॉम्पोनेंट है वो पढ़ेंगे। ठीक है, ग्रामीण ये कब लॉन्च हुई थी, ऑब्जेक्टिव क्या था दोस्तों इसका, इट इज़ हाउसिंग फॉर ऑल बाय 2022। वही जैसे हमने पहले पढ़ा, पहले इसका क्या नाम था, इंदिरा आवास योजना स्कीम का पहले नाम था। ठीक है, इसको बाद में हमने बोल दिया था प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण 1 अप्रैल 2016 से। मिनिस्ट्री कौन सी इन्वॉल्व है इसमें, रूरल डेवलपमेंट। पहले वाले में कौन सी थी, मिनिस्ट्री ऑफ हाउसिंग एंड अर्बन डेवलपमेंट। ठीक है, ग्रामीण है, ग्रामीण में कौन देखा है, रूरल वाले। ठीक है, एम क्या है, पक्का हाउस प्रोवाइड करना विद बेसिक एम्यूनिटीज टू ऑल द रूरल हाउस होल्ड। जितनी भी रूरल फैमिलीज हैं सबको एक पक्का हाउस प्रोवाइड करना विद, उनमें सब बेसिक एम्यूनिटीज होनी चाहिए, जो कि होमलेस हैं या फिर कच्चे घर में रह रहे हैं या डिलेपेटेड हाउस में रह रहे हैं मार्च 2022 के अंत होने से पहले। ठीक है, टारगेट क्या है, 2.95 करोड़ हाउस कंस्ट्रक्ट करने हैं जिनमें कि सब बेसिक एम्यूनिटीज़ हों। ठीक है, बाय ईयर 2022 तक। बेनिफिशरीज कौन से होंगे दोस्तों इसमें, वो लोग जो कि SC हैं, ST हैं, जो कि बॉन्डेड लेबर थे लेकिन अभी उनको फ्री कर दिया गया है, और नॉन SC ST कैटेगरीज में विडोज़ होंगी या नेक्स्ट ऑफ किन डिफेंस पर्सनल किल्ड इन एक्शन, या कोई जंग में कोई अगर डिफेंस पर्सनल किल्ड हुआ है उनके बच्चे या उनकी अगर फैमिली होंगी। ठीक है, एक्स सर्विसमैन एंड रिटायर्ड मेंबर्स ऑफ द पैरा मिलिट्री फोर्सेस, डिसेबल्ड पर्सन एंड द माइनॉरिटीज़, ये सारे बेनिफिशरीज हैं। ठीक है, सिलेक्शन बेनिफिशरी किसके थ्रू की जाएगी दोस्तों, जो सोशल इकोनॉमिक कास्ट सेंसस हैं 2011 के, उसके थ्रू की जाएगी। ग्राम सभा हेल्प करेगा इसमें, और जियो टैगिंग के थ्रू भी की जाएगी। ओके, कॉस्ट शेयरिंग क्या है, जैसे मैंने आपको बताया 60-40 का रेशियो रहता है, 60 सेंटर देता है, 40 स्टेट देता है इन प्लेन एरियाज, 90:10 का रेशियो रहता है नॉर्थ ईस्ट और हिली स्टेट्स में। ठीक है, और 100% किस में रहेगा, जहाँ पे यूटीज़ हैं। ओके चलिए, फीचर्स क्या है इसमें, मिनिमम जो घर का साइज़ होगा उसको 25 स्क्वायर किलोमीटर तक इंक्रीज़ कर दिया गया है, पहले 20 स्क्वायर किलोमीटर था। इसमें हाइजीनिक कुकिंग स्पेस भी होगी। ठीक है, यूनिट असिस्टेंस हैज़ बीन इंक्रीज फ्रॉम 70,000 to 1.20 लाख इन प्लेन एंड 75,000 to 1.30 लाख इन हिली स्टेट्स। असिस्टेंस जो दी जाएगी कंस्ट्रक्शन के लिए, इट शैल बी लेवरेज थ्रू स्वच्छ भारत मिशन ग्रामीण, मनरेगा और एनी अदर डेडिकेटेड सोर्स ऑफ फंड। जैसे हमने बोला है ना कि मनरेगा को कन्वर्जेंस भी किया जा सकता है, इसके थ्रू भी आप इसको एक्सेस कर सकते हो। ठीक है, कन्वर्जेंस फॉर पाइप टू ड्रिंकिंग वाटर, इलेक्ट्रिसिटी कनेक्शन, LPG गैस कनेक्शन, ये भी दिया जाएगा डिफरेंट गवर्नमेंट प्रोग्रामर्स को। ओके
चलिए परफॉर्मेंस देख लेते हैं दोस्तों, क्या परफॉर्मेंस रही है अब तक। ये इंपॉर्टेंट हो जाते हैं कि पूछ सकते हैं कि अभी तक कितने घर बने हैं XYZ, ठीक है। परफॉर्मेंस ऑफ द स्कीम, अभी तक सिर्फ 55% ऑफ द कंस्ट्रक्शन टारगेट कंप्लीट किया गया, ठीक है। यानी कि अगर 100% सेक्शन में सिर्फ 55% ही बने हैं यहाँ पे ग्रामीण में। उसमें 2.28 करोड़ जो हाउसेज जो बनने थे उसमें से 1.27 करोड़ ही बन पाए हैं अभी तक जनवरी 2021 तक, ठीक है। 2.28 करोड़ टोटल सैंक्शन हुए थे, उसमें 1.27 करोड़ ही बन पाए हैं, ठीक है। मनी तकरीबन 85% जो बेनिफिशियरी थे उनको सैंक्शन हो चुकी है। द स्कीम हैज़ हेल्प्ड इन द एम्प्लॉयमेंट जनरेशन, मैनी स्टेट्स प्रोवाइडेड एम्प्लॉयमेंट टू देयर माइग्रेंट लेबर ड्यूरिंग द लॉकडाउन। ओके, चलिए आगे दोस्तों हमारी जो फाइनल स्कीम है स्वच्छ भारत मिशन ग्रामीण, इसके भी 2 कंपोनेंट है, ग्रामीण और अर्बन वाला। ये फाइनल स्कीम है, ठीक है। लॉन्च किसने किया था दोस्तों? 2014 में लॉन्च किया गया था इसको मिनिस्ट्री ऑफ जल शक्ति ने। क्यों किया था? टू एक्सेलरेट द एफर्ट्स टू अचीव यूनिवर्सल सैनिटेशन कवरेज एंड टू पुट फोकस ऑन द सैनिटेशन, ताकि देश में सैनिटेशन बढ़ाई जा सके, ठीक है। उस पर्पज़ के लिए लॉन्च किया गया था स्वच्छ भारत मिशन ग्रामीण। Mission was implemented as nationwide campaign Jan Andolan which aimed at eliminating open defecation rural areas. मेन पर्पस क्या था? ओपन डेफिकेशन को एलिमिनेट करना रूरल एरियाज में, ठीक है। स्वच्छ भारत मिशन पहले फेज में क्या हुआ था दोस्तों? 2 अक्टूबर 2014 में जब लॉन्च हुआ था ना, तो रूरल सैनिटेशन कवरेज कितनी थी? सिर्फ 38.7%, ठीक है। मोर 10 करोड़ टॉयलेट्स हैव बीन कंस्ट्रक्टेड सिंस द लॉन्च ऑफ द मिशन। जब से लॉन्च हुआ 10 करोड़ टॉयलेट्स बन चुके हैं, जिसकी वजह से जितनी भी स्टेट्स हैं ना उन्होंने खुद को ODF फ्री डिक्लेयर कर दिया गया है बाय 2 अक्टूबर 2019 तक। ओके, ठीक है। अच्छा, ओपन डेफिकेशन फ्री स्टेटस क्या होता है? इसमें 3 कैटेगरी आती हैं। पहला आ गया ODF। कोई भी एरिया को हम ODF तब डिक्लेयर कर सकते हैं जब हम देखें किसी भी पॉइंट में एक भी सिंगल पर्सन है वो डेफिकेटिंग ओपन नहीं करे, यानी कि ओपन में डेफिकेट नहीं करें, हम उसको बोलते हैं ओपन डेफिकेशन फ्री। ओपन डेफिकेशन फ्री प्लस ये इसका एक एडिशनल कंपोनेंट हो जाएगा। इसके अंदर क्या होता है? किसी भी एक पॉइंट में किसी भी दिन में अगर एक भी इफ नॉट ए सिंगल पर्सन फाउंड डेफिकेटिंग और यूरिनेटिंग इन द ओपन एंड ऑल कम्युनिटी एंड पब्लिक टॉयलेट्स आर फंक्शनल एंड वेल मेंटेन, उसको हम बोलेंगे ODF प्लस, ठीक है। तीसरा आ गया ODF प्लस प्लस। ये स्टेटस तब दिया जाता है with the areas already ODF plus and the fecal sludge, septage and sewage discharge or dumping of the untreated fecal sludge into the open drain, यानी कि कम्युनिटी पहले में था ओपन डेफिकेशन कोई नहीं करना चाहिए, दूसरे में आ गया ये तो आ गया प्लस इसके अलावा कम्युनिटी पब्लिक टॉयलेट्स भी बनने चाहिए। तीसरे में ये दोनों कंपोनेंट तो होंगे लेकिन ये भी देखा जाएगा कोई सीवेज ना हो, ठीक है, और फीकल स्लज है उसको प्रॉपरली ट्रीट किया जाता है, कोई डिस्चार्जिंग या कोई डंपिंग नहीं हो फीकल स्लज की, ठीक है। ये यानी कि एडिशनल कंपोनेंट आते हैं। स्वच्छ भारत मिशन फेज़ 2 में क्या था दोस्तों? इसमें इट एम्फसाइज द सस्टेनेबिलिटी, यानी कि जो फेज़ 1 में जो हमने अचीव किया उसको तो रखना है, प्लस सॉलिड लिक्विड वेस्ट एंड प्लास्टिक वेस्ट मैनेजमेंट को भी देखना है रूरल इंडिया में फेज़ 2 के अंदर, ठीक है। फेज़ 2 कब इंप्लीमेंट किया जाएगा? 2020-21 से 2024-25 के बीच में मिशन मोड में इंप्लीमेंट किया जाएगा। टोटल आउटले कितना होगा इसका? 1,40,881 करोड़, ठीक है। स्वच्छ SLWM component of ODF plus will be monitored on the basis of output income for 4 key areas। पहले प्लास्टिक वेस्ट मैनेजमेंट में देखना है, दूसरा बायोडिग्रेडेबल सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट, तीसरा का ग्रे वाटर नहीं यानी कि हाउस होल्ड वाटर उसको मैनेजमेंट करना, चौथा का फीकल स्लज मैनेजमेंट, ठीक है। ये फेज़ 2 में आएगा। टॉप परफॉर्मिंग स्टेट कौन सी रही हैं इसमें? तेलंगाना, तमिलनाडु, उड़ीसा, यूपी, हिमाचल प्रदेश, ठीक है, जहाँ पे मैक्सिमम नंबर ऑफ विलेजेस उनको ODF प्लस डिक्लेयर कर दिया गया है। ओवर 1 लाख विलेजेस हैं उन्होंने खुद को ODF डेफिकेशन फ्री डिक्लेयर कर दिया गया है स्वच्छ भारत मिशन ग्रामीण, ठीक है। दोस्तों स्वच्छ भारत मिशन ग्रामीण के अंदर कुछ और स्कीम्स थी जो कि लॉन्च हुई थी। पहली आगे गोबर्धन, इसमें आगे गैल्वनाइजिंग ऑर्गेनिक बायो रिसोर्सेज स्कीम। इसको मिनिस्ट्री ऑफ जल शक्ति ने 2018 में लॉन्च किया गया था। क्यों? ताकि जो इनकम है फार्मर्स की उसको बढ़ाया जा सके बाय कन्वर्टिंग बायोडिग्रेडेबल वेस्ट इनटू कंप्रेस्ड बायोगैस, यानी कि किसानों के पास जो उनके पास बायोडिग्रेडेबल वेस्ट होता है उसको CNG में कन्वर्ट किया जाए कंप्रेस्ड बायोगैस में, जिसकी वजह से उनको पैसे मिलेंगे, ठीक है। गोबर्धन स्कीम। आगे गया इंडिविजुअल हाउसिंग लैट्रिन्स, इंडिविजुअल्स गेट अराउंड 15,000 मिलते हैं उनको अपना टॉयलेट बनाने के लिए, ठीक है। और आगे स्वच्छ विद्यालय अभियान दोस्तों, इस स्कीम के अंडर जो रूरल हाउस होल्ड में रूरल एरिया में जो स्कूल होंगे वहाँ पे सेपरेट टॉयलेट दिए जाएंगे बॉयज़ और गर्ल्स को, ठीक है, विद इन 1 ईयर। आगे दोस्तों स्वच्छ भारत मिशन अर्बन, ग्रामीण हो गया, अर्बन आ गया। इसको 2 अक्टूबर 2014 में लॉन्च किया गया था मिनिस्ट्री ऑफ हाउसिंग एंड अर्बन अफेयर्स में, ठीक है। फेज़ 1 में क्या था? द प्रोग्राम इंक्लूड्स एलिमिनेशन ऑफ ओपन डेफिकेशन, कन्वर्जन ऑफ अनसैनिटरी टॉयलेट्स टू
poor flush toilets, eradication of manual scavenging, manual solid waste management, bringing about a behavioral change in people regarding healthy sanitation practices. प्रोग्राम के अंडर कम्युनिटी टॉयलेट्स बनाए जाएंगे कहाँ पे? रेसिडेंशियल एरियाज वेयर इट इज़ डिफिकल्ट टू कंस्ट्रक्ट इंडिविजुअल हाउस होल्ड टॉयलेट्स। ठीक है, अचीवमेंट्स क्या है अभी तक इसके? 4324 अर्बन लोकल बॉडीज हैव बीन डिक्लेयर्ड ओपन डेफिकेशन फ्री। ठीक है, इतनी इन्होंने ओपन ODF फ्री खुद को डिक्लेयर कर दिया है, विच हैज़ बीन मेड पॉसिबल थ्रू द कंस्ट्रक्शन ऑफ मोर देन 66 लाख इंडिविजुअल हाउस होल्ड टॉयलेट्स एंड ओवर 6 लाख कम्युनिटी पब्लिक टॉयलेट्स फॉर एक्सीडिंग मिशन टारगेट्स। इतना इंपॉर्टेंट नहीं है दोस्तों, बस 4324 याद रखना। फेज़ 2 इसमें क्या हो जाएगा? 2021-22 में अनाउंस किया गया था, ये पहले फेज़ की कॉन्टिन्यूशन है। जो गवर्नमेंट इज ट्राइंग टू टैप सेफ कंटेनमेंट ट्रांसपोर्टेशन डिस्पोजल ऑफ व्हीकल्स एंड सेप्टेज फ्रॉम द टॉयलेट। ठीक है, तो उसे इम्प्लीमेंट कब किया जाएगा? 5 ईयर्स 2021 से 2026 के बीच में इसको इम्प्लीमेंट किया जाएगा। कितने प्रोजेक्ट होगा टोटल? 1.41 लाख करोड़ का। ओके, ठीक है, इसके ऑब्जेक्टिव क्या होंगे फेज़ 2 के? इट फोकस ऑन द सोर्स एग्रीगेशन गार्बेज, वही दोस्तों सिंगल यूज़ प्लास्टिक खत्म करना, एयर पोल्यूशन को खत्म करना, बाय इफेक्टिवली मैनेजिंग कंस्ट्रक्शन एंड डेमोलिशन एक्टिविटी एंड बायो रेमिडिएशन ऑफ आल लेगेसी। बायो रेमिडिएशन क्या होता है? विद द यूज़ ऑफ कुछ माइक्रो ऑर्गेनिज्म से आप जो लेमिनेशन या जो वेस्ट होता है उसको आप खत्म करते हो। ठीक है, डंप साइट्स पे। अंडर दिस मिशन जितना भी वेस्ट वाटर होगा उनको प्रॉपरली ट्रीट किया जाएगा बिफोर इट इज डिस्चार्जिंग टू वाटर बॉडीज एंड द गवर्नमेंट इज ट्राइंग टू मेक मैक्सिमम रीयूज ऑफ प्रायोरिटी। स्टार रेटिंग दी जाती है दोस्तों स्वच्छ, इसमें ना स्टार रेटिंग दी जाती है फॉर द गार्बेज फ्री सिटीज़ होती हैं। ठीक है, 12 पैरामीटर के अंदर इसको दी जाती है विच फॉलो स्मार्ट फ्रेमवर्क, सिंगल मैट्रिक, मेजरेबल, अचीवेबल, रिगरस वेरिफिकेशन एंड। ठीक है, बस स्टार रेटिंग दी जाती है। अभी तक 4 सिटी यानी कि इंदौर, अंबिकापुर, नवी मुंबई और मैसूरू को 5 स्टार सिटीज़ मिली हैं, यानी कि सबसे ज़्यादा जो 12 पैरामीटर हैं वो इन स्टेट्स ने फॉलो किए हैं। ठीक है दोस्तों, फिर स्वच्छ सर्वेक्षण भी लॉन्च किया गया था। मिनिस्ट्री ऑफ हाउसिंग एंड अर्बन अफेयर ने स्वच्छ सर्वेक्षण लॉन्च किया था 2020 में, एक क्वार्टरली क्लीनलीनेस असेसमेंट ऑफ सिटीज़ एंड टाउन्स इन द इंडिया। तो चलिए दोस्तों, आज के लिए हम इतना ही रखते हैं, बाकी एक नए सेशन के साथ हम फिर से मिलेंगे। तब तक आप ध्यान रखो और पढ़ाई करते रहो। ठीक है, चलो दोस्तों, बाय, टेक केयर।